नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। और हर बार की तरह हम आज फिर से बात करने आए हैं पूरे एक दिन के करंट अफेयर की। और इस करंट अफेयर में दोस्तों देखो, मैं आपको क्या क्या देता हूं मैं बता दूं। पहले आपको डेली करंट अफेयर तो आपको मिलता ही है, साथ में एडिटोरियल उसका डिस्कशन भी मिलता है इस वीडियो में। और साथ में मैं आपको यूपीएससी एमपीपीएससी के हिसाब से जो एमसीक्यूज है, जो इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ उन्हीं को ही लेता हूँ, उन्हीं को बताता हूँ, ठीक है। और दूसरा बैंकिंग अवेयरनेस, जो भी इंश्योरेंस और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे सिडबी हो, ईएसआईसी हो, जो भी एग्जाम अभी आपके चल रहे हैं, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, आपको पता ही ईएसआईसी के, ठीक है। तो सिडबी की वैकेंसीज भी, और वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि मेरा एक और चैनल है डिस्कशन विद मनोज, इसमें जाकर के आप देखो। अभी हाल ही में मैंने जो आर्मी की भर्ती खुली है 20 से 27 साल की इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, वो उसको भर सकते हैं। तो डिस्कशन विद मनोज मैं इसमें लिंक दे दूंगा, आप उसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। मैंने पूरा नोटिफिकेशन बताया हुआ है, 50 मिनट में सारे डाउट आपके दूर कर दिए हैं, ठीक है। जो जिसके भी जैसे होते हैं डाउट कि भाई एसएसबी राउंड कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, सब कुछ उन्होंने बता दिया। तो बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में इसमें बताया गया, जो भी बैंकिंग से जुड़े करंट अफेयर्स उन पर बात होगी। और दूसरा जो फैक्चुअल्स होते हैं करंट अफेयर की, मतलब फैक्ट वाले की, ये याद रखना है, उस पर ही बात होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम खोटी किए शुरू करते हैं 12 मार्च का करंट अफेयर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हो कि जो है हमारे यहाँ इलेक्शन सभी खत्म हुए 5 राज्यों में, यूपी, उत्तराखंड, है ना, गोवा, मणिपुर और हमारा पंजाब, ठीक है। तो पंजाब को छोड़ करके बाकी सब में बीजेपी आ चुकी है, आपको पता है। तो अभी हाल ही में आपने देख लिया होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने अपना इस्तीफा दे दिया आनंदीबेन पटेल जी को। और साथ में राज्यपाल जी ने यह भी कह दिया कि जब तक नया गठन नहीं हो जाता है, नए मंत्री जो नहीं आ जाते हैं, है ना, तब तक आपको अपने पद पर बने रहना, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में। और ऐसा ही हुआ है हमारे उत्तराखंड में, जहाँ पे पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना जो इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल गुरमीत सिंह को, और उन्होंने भी इनको यही कहा है कि आप कार्य करते रहिए मुख्यमंत्री के तौर पे जब तक नई सरकार गठन न हो जाए, ठीक है, या शपथ न ले लें नए लोग, ठीक है, तब तक कार्यवाहक। ऐसी मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया, तो उनको भी कहा गया है कि आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें। और गोवा मंत्रिमंडल में भी दोस्तों वहाँ पे विधानसभा भंग कर दी गई, क्योंकि उनको मंगलवार को जो है टेन्योर पूरा खत्म हो रहा था। तो ये था जो अभी चल रहा था उसके बारे में। अब बात है दोस्तों ये अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप हैरान रह जाएंगे। हमारे भारत से एक मिसाइल थी जो टेक्निकली रूप से फॉल्ट हुई या जो भी हुआ, अचानक मिसाइल छूट गई और जाके पाकिस्तान में गिर गई तो पाकिस्तान, और हमारे रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि हम बयान जारी किया है कि हम इसके बारे में जो है तकनीकी फॉल्ट के बारे में पता करेंगे। मतलब गलती भी हुई तो भी मिसाइल जाके पाकिस्तान में गिरा है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, टेक्निकल लॉस बहुत खतरनाक है, तो गलती से भेज दिया गया है वहाँ पे, ठीक, ये गलती से गिरा, तो उसकी माफ़ीनामा है। तो आजकल गलती से भी सर्जिकल हम लोग कर रहे हैं, धीरे से ध्यान रखेंगे इस बात का। अब यहाँ पर दोस्तों बात है यूक्रेन और रशिया की जो चल रही थी। देखिए हाल ही में अभी क्या हुआ है, रशिया ने जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी बैठक बुलवाई है, ठीक है। उस बैठक, क्योंकि वो उसका मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, आपको सभी को पता है। तो उसमें ये कहा है उन्होंने कि हम जब यूक्रेन में पहुंचे हैं तो हमें लैब में ऐसे चीज़ें मिल रही हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अमेरिका जो है शुरू से ही जैविक हथियार यूक्रेन की लैब में बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे आरोप उन्होंने अमेरिका के ऊपर लगाए हैं, और इसी बात के लिए बैठक बुलाई गई है यूएन काउंसिल की, सिक्योरिटी काउंसिल की। बदले में अमेरिका ने भी ये रिप्लाई दिया है कि ये सारे आरोप जो हैं ये बेकार हैं, झूठे हैं, ये सब बहानेबाजी है, क्योंकि रशिया जानबूझ करके ऐसी बहानेबाजी कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है उसको एक बहाना मिल जाए ताकि वो जैविक हथियारों का प्रयोग कर सके, समझ गए। तो अब इनमें कौन सही कौन नहीं, अभी तो भाई कौन जाने, हु नोज, ठीक है। ये बड़ी बड़ी संस्थाएं भी क्या कर लेती, कुछ नहीं करती, तो किस पे भरोसा कर सकते, किस पे नहीं, कुछ नहीं पता है, ठीक है। चलिए, तो ये इनकी हो गई। और बाकी दोस्तों वहाँ के जो शरणार्थी हैं जो इधर उधर हो गए हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो अमेरिका है, जो यूरोपीय संघ है और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये मिल करके सहयोग दे रहे हैं, उनका जन स्वास्थ्य बनाए रख रहे हैं, है ना। जो इधर उधर हो गए, आपको मालूम है, पोलैंड हॉलैंड खिसक गए जो बच्चे बेचारे, सभी के सभी। अब दोस्तों ये महिला आप देख सकते हो इस फोटो में जो आपको दिख रही है, इनका नाम है प्रभा नरसिम्हन। सीधे बात करेंगे, ये कोलगेट की नई सीईओ नियुक्त हुई है दोस्तों, है ना। प्रभा नरसिम्हन इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर की कार्यवाहक निदेशक थी, ठीक है, और अभी ये कोलगेट की नई सीईओ नियुक्त हुई हैं। और ये किसकी जगह ले रही है, राम राघवन जी की, ठीक है। अब राम राघवन जी जो है ये प्रेसिडेंट बना दिए जाएंगे कोलगेट के, आप समझ गए। तो प्रभा नरसिम्हन ये एक बैंकिंग जीए, और जीए जैसा भी था, जीके आपको मैंने जो कहा था ये सब कुछ मिलेगा, और एमसीक्यूज अभी आगे मिलेंगे, तो वहां पर अपन उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोलगेट की नई सीईओ बन चुकी है प्रभा नरसिम्हन, है ना, और ये पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर की कार्यवाहक थी। दोस्तों तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव भी हुआ है नई दिल्ली में। आपको मैं बता दूं कि जो महोत्सव होता है ये
ये 10 और 11 मार्च को हुआ और ये संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में हुआ था। इसमें होता क्या दोस्तों कि 18 से 25 वर्ष के से कम आयु के बच्चों को बुलाया जाता है, युवाओं को बुलाया जाता है, उनको बोलने का मौका दिया जाता है। ठीक है, किस बारे में बोलने के लिए? क्योंकि वो विभिन्न कैरियर में एंटर करने वाले हैं, समझ गए? तो इनमें से जो भी विजेता होंगे, इतना ही नहीं है, इनमें से जो अच्छा अपने कैरियर के बारे में जागरूक है, जो भी जैसा भी है, तो उसको अवार्ड मिलेगा, है ना। और जिनको को भी अवार्ड मिलेगा उन्हें जो है लोकसभा अध्यक्ष के सामने विजेताओं को बोलने का एक मौका भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो युवा संसद महोत्सव के रूप में तीसरा महोत्सव मनाया गया, याद रखेंगे इस बात को, सेंट्रल हॉल में होता है। दोस्तों अगला है, ये आप देख सकते हो NLMC। ये क्या है दोस्तों? ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, मतलब अभी अभी कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम चालू कर दी। देखिए होता क्या है, हमारे पास जितने भी जो गवर्नमेंट कुछ ऐसे ऑफिसेज होते हैं बड़े बड़े, जिनके पास बहुत सारी भूमि होती है जो अनयूज्ड होती है, और ऐसे आपने देखा होगा BHEL जब आप गए होंगे, जो बड़े बड़े PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, गेल, भेल, NTPC, तो इनमें आपने देखा होगा, यहाँ तक कि रेलवे के पास भी या किसी के पास भी, कहीं भी किसी भी सरकारी महकमे में, अगर आपने बहुत सारी भूमियाँ देखी ना जो ऐसी पड़ी रहती हैं, कुछ भी बिल्कुल अनयूज्ड पड़ी हैं, उनका कोई मोल नहीं है, तो ये एक कॉर्पोरेशन आ गया है, ये ऐसी भूमियों को इकट्ठा करेगा और उसकी बोली लगवाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि बोली क्यों लगवा रहे हैं? एक तरह से आप समझ सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो पूरी कंपनी का नहीं कर रहे हैं, उस लैंड उस हिस्से कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, सरकार किसी स्कीम में लगा पाएगी जिसके लिए भी वो घोषणा करती है। तो बहुत कुछ सोच समझ के किया गया दोस्तों। और इससे एक चीज़ फायदा ये होती है कि उस भूमि का एक्चुअल दाम मिल जाता है। भाई अगर आप उसकी बोली लगाओगे तो एक्चुअल दाम तो पता चलेगा, जो अनयूज्ड पड़ी है ना, बेकार पड़ी है, एसेट नहीं है उसमें से, है ना, तो उसको उठा करके ध्यान में रखते हुए, तो ये एक जो है निगम अभी बना है। आप इसमें 5,000 करोड़ रुपए की अभी इसमें जो है शेयरिंग चल रही है, आपको मालूम है, इससे स्टार्टिंग हुई है इसकी। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। तो यही सब लिखा हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है ना, कि रेवेन्यू जनरेट करता है ना, फाइनेंशियल, ये सब कुछ। अब देखिए दोस्तों, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हैदराबाद, है ना, हैदराबाद का ये जो आप देख रहे हैं ना इंडस्ट्री, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, याद रख लीजिए, हैदराबाद में है ये इंडस्ट्री, जो इंडिया की पहली 100% वुमेन द्वारा चलाई जा रही इंडस्ट्री है। इसमें 100% वुमेन काम करती हैं, इसलिए लिखा हुआ इंडिया फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क बिगिंस ऑपरेशन इन हैदराबाद। समझ गया ना, 100% ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क है दोस्तों। इन्होंने लगभग 25 ग्रीन प्रोजेक्ट इसमें चल रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, महिलाओं के बहुत ध्यान रखा गया है, उन इसमें प्ले स्कूल्स भी दिए गए हैं, क्योंकि जैसे महिलाओं के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो महिलाओं का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया। और ऐसे और भी स्कूल्स बनाने के अब जो है, ऐसे और भी इंटरप्राइज बनाने की चल रहे हैं दोस्तों। और आने वाले अगले 2 सालों में ये 1600 नौकरियां देगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, अब यहाँ पर जो तेलंगाना में जो है शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री सभी ने ये साफ साफ कह दिया है कि अब हम 100 एकड़ जमीन देंगे। अभी ये जो बना ये 50 एकड़ में बना हुआ है, अब 100 एकड़ जमीन दे रहे हैं वो इस काम के लिए, वुमेन को। भाई अब अगर कोई महिला बिजनेस करना चाहती है, इनसे जुड़ना चाहती है, ये करना चाहती है, तो उसको 10% की सब्सिडी भी दी जाएगी, वो जो भी बिजनेस करना चाहती है वो भी। तो दोस्तों बड़ी प्यारी चीज़ है, आपने देख लिया, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये बाय फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये सब कुछ किया है पार्टनरशिप के साथ, है ना। 50 एकड़ में बना हुआ है, 250 क्या कहना चाहिए, जो कॉस्ट है इसका 250 करोड़ का है पूरा का पूरा, है ना। और ऐसे 16 प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट इसमें चल रहे हैं जो कि हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वही सारी बातें लिखी। ये PDF में आपको हमारा जो चैनल है गायत्री एजुकेशन क्लासेस का ट्विटर कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे मैं उसे पूरा PDF अपलोड कर दूंगा, ये पूरी जितनी करंट अफेयर की। तो इसके लिए परेशान मत होना, जो आपको पॉइंट्स दिखे पढ़ने का मन कर रहा होगा वो है। तो दोस्तों अगला है कि श्री संत ने रिटायरमेंट ले लिया है ना। आप जानते हैं इनको भाई 7 साल की पनिशमेंट मिली थी स्पॉट फिक्सिंग के कारण। ठीक है, फिक्स कर दिया था इन्होंने। 27 टेस्ट खेले हैं, 27 टेस्ट में इन्होंने 87 विकेट लिए हैं, और 53 ODI खेले हैं वनडे मैच, और उसमें उन्होंने 75 विकेट लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मनोहर लाल खट्टर, दोस्तों आप सभी जानते हैं ये हरियाणा के CM हैं। इन्होंने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम लॉन्च की है। अब देखिए, मातृशक्ति मतलब महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो ये किसके लिए दोस्तों? ये उन महिलाओं के लिए है जो अब परिवार वगैरह संभालती हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि ऐसी महिलाएं, है ना, मैं बता देता हूँ किसके लिए स्कीम है। तो ये इनमें क्या कर रहे हैं कि ये जो ऐसी महिलाएं जो बिजनेस करना चाहती हैं, तो उनको ये लोन देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि वो महिलाएं जो हैं परिवार पहचान पत्र उनके पास होना चाहिए, है ना। इनका कुछ होगा, हरियाणा में चलता है परिवार पहचान पत्र। ठीक है, वो कैसा है, उसमें क्या लिखा होगा? सिर्फ उन्हीं महिलाओं को ये लोन देंगे जिन महिलाओं का परिवार जो है सालाना आय 5 लाख से कम है। ऐसी महिलाओं का परिवार जिस परिवार की आय सालाना आय जो है 5 लाख से कम है, उन्हीं को इसके लिए मान्य किया गया है। उन्हीं, अगर वो बिजनेस करना चाहेंगे तो उनको ये देंगे, और उसके लिए इनका पहचान पत्र जो है परिवार पहचान पत्र, वो डाटा लगेगा।
3 लाख तक की ये लोन दे सकते हैं आपको, है ना, तो उठा रहे हैं। और ये इंटरनेशनल वुमेंस डे पर ये घोषित किया था जब ये बजट पेश कर रहे थे, तब की बात है। ठीक है दोस्तों, अब अगला है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी रुड़की में बनने जा रहा है दोस्तों, क्या बनने जा रहा है वहाँ पर, आईआईटी रुड़की में बनने जा रहा है BIS, स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर। स्टैंडर्डाइजेशन आप सभी को पता है मानक है दोस्तों, है ना, जैसे कि स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि कोई नाप रहे हो, कैलिबर कर रहे हो आप, है ना, मैकेनिकल वाले बहुत अच्छे सिस्टम को समझते हैं, स्केल हो गई आपकी, तो किसी भी चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन करना, मानकीकरण करना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब तक क्या है कि इसके बहुत सारे उपयोग है। अब आप चाहे गाड़ियाँ बना रहे हो, को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में है ना, मैन्युफैक्चरिंग में है, हर जगह में है, तो अगर इसके बारे में पहले से ही बच्चों को और सिखाया जाएगा तो आने वाले समय में वो और प्रिसाइज हो जाएंगे, उनको अगर इसका महत्व समझा जाए। इसीलिए एक चेयर प्रोफेसर बनाया जा रहा है और वो आईआईटी रुड़की में बनाया जा रहा है, और ये इंडिया का पहला बनाया जा रहा है। और जिसके सहयोग से बना रहा है आईआईटी रुड़की में कौन कौन है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ही है। ठीक है, तो मालूम है ना आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो ये आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर के फर्स्ट चेयर बना रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन का चेयर प्रोफेसर आईआईटी रुड़की में। ठीक है दोस्तों, समझ गए, बहुत बढ़िया, याद रखना है आपको कहाँ बन रहा है भैया। नारायण राणे ने लॉन्च कर दिया है, जो मझोले छोटे लघु उद्योग होते हैं ना, तो MSME इनोवेटिव स्कीम लॉन्च की है, इंक्यूबेशन, डिज़ाइन एंड IPR। देखिए इसमें क्या होने वाला है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या करेंगे, एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है, MSME समझ रहे हो ना आप, मतलब बहुत छोटे छोटे भाई, किसी के पास आइडिया है, किसी के पास कुछ है, तो इसमें वो प्रमोट ही कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है जो क्रिएटिविटी है, अनटेप्ड क्रिएटिविटी, मतलब जिसको बिल्कुल भी सहारा नहीं मिला किसी इसका। तो अगर आइडिया बहुत अच्छा लगा तो 15 लाख रुपए, और बहुत बढ़िया हुआ तो देखिए अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म में जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर है, बनाने वाले, और एक कौन होता है भैया, जो डिज़ाइन एक्सपर्ट्स है, डिज़ाइन करने वाले, तो बनाने वाला तब बनाएगा ना जब डिज़ाइन होगी। तो इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि ये दोनों एक साथ में आए, और 40 लाख तक दिया जा रहा है शुरुआती तौर पे। तो आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडिया अच्छा हुआ तो डिज़ाइन एक्सपर्ट चाहिए, डिज़ाइन एक्सपर्ट अच्छा हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। तो मतलब MSME जो छोटे मध्यम मझोले उद्योग जो है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है इसके थ्रू, समझ गए आप। तो ये लॉन्च किया है नारायण राणे ने, ये MSME मिनिस्टर भी हैं, यूनियन मिनिस्टर भी हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है आपको, किसने लॉन्च किया भैया। वर्ल्ड बैंक और इंडिया ने 125 मिलियन डॉलर का लोन जो है लिया है इंडिया ने अभी, और वेस्ट बंगाल के साथ मिलकर के, है ना, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल भी है इसमें सामने, और वर्ल्ड बैंक भी है। तो इन्होंने साइन किया है 125 मिलियन डॉलर का IBRD। ठीक, किसके लिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल के ही जो उनको सोशल सपोर्ट देने के लिए है, प्रोटेक्शन देने के लिए है। ठीक है, हालांकि वहाँ पर जय बांग्ला के नाम से बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं, 400 प्रोग्राम चलते हैं, है ना, जो सोशल असिस्टेंस देते हैं, केयर सर्विसेज देते हैं, जॉब्स देते हैं, ये सब देते हैं, लेकिन और बढ़ावा देने के लिए ये मऊ हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अब इसी में। भैया लेबर मिनिस्टर जो हैं हमारे, है ना, भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने एक बुक लॉन्च की है, बुक का नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम है रोल ऑफ लेबर इन द इंडियाज डेवलपमेंट। मतलब जो भारत का विकास हुआ उसमें श्रमिकों का क्या योगदान है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि RBI जो है बैंकों को चलाती है, उनको सब कुछ करती है, लेकिन किस एक्ट के तहत करती है, RBI एक्ट 1934 के तहत करती है। ठीक है, अब देखिए इनके पास अलग अलग तरह के बहुत सारे बैंक होते हैं, आपको मालूम है, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, शेड्यूल्ड होते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ दोस्तों, किस बैंक की मैं बात करने वाला हूं आपसे, एक बैंक है नेशनल बैंक फॉर, किस चीज का है, फाइनेंस करता है, वित्त देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये एक बैंक है, मतलब कहीं पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लॉन्ग टर्म में, लंबा समय लगने वाला है बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, तो उसके लिए ये बैंक जो है पैसे देता है। ठीक है, तो अब इसको RBI जो है रेगुलेट करेगी, सुपरवाइज करेगी, लेकिन कैसे करेगी दोस्तों, उसको पहले इस एक्ट के तहत लाना पड़ेगा। तो इस एक्ट के तहत अब इसने इस बैंक को, यानी कि नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक किस तरह से घोषित कर दिया है, एक ये बोल दिया है कि अब ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो जब ये कह दिया जाता है तो ये कैसे कहते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कहते हैं RBI एक्ट 1934 के तहत। तो जब ये घोषित कर दिया तो समझ जाओ कि इसे रेगुलेट करेगा अब RBI। ठीक है, और ऐसे मालूम है आपको AIFI घोषित किया ना इसको, यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे कितने हैं RBI के पास, ऐसे और भी हैं, आपको देख रहे हैं 4 थे अभी तक। ठीक है, अब ये 5वां हो जाएगा। कौन कौन थे, एग्जिम बैंक भी उसका AIFI ही है, नाबार्ड भी है, NHB भी है और SIDBI भी है। तो जिसको मैंने कहा था बैंकिंग अवेयरनेस वाले, वो मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, 4 थे उनके पास, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB, SIDBI, और अब एक और हो गया है आपका नैबफिड कह लो आप शॉर्ट में। ठीक है, तो SIDBI ये सब कुछ आएगा। ठीक है, तो ये रहा। चलो आगे चलते दोस्तों, ये भी आपको याद रहेगा उम्मीद करता हूँ। भैया एक्सिस बैंक ने दोस्तों एक इनिशिएटिव शुरू किया है, लॉन्च कर दिया है, हाउस वर्क इज वर्क। ठीक है, मतलब ये है दोस्तों कि जो शहर में जो औरतें हैं, महिलाएं, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, अर्बन एजुकेटेड वुमेन।
ठीक है। जो अर्बन यानी कि शहरी में पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं वो अब घर में घरेलू हो गई हैं और अपने प्रोफेशनल स्पेस यानी नौकरी से बहुत दूर हो गई हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो गया होगा। तो उस कॉन्फिडेंस को वापस से बिल्ड करने के लिए कि नहीं भाई, ऐसा नहीं कि आप अभी काम करने लगे और देखो ये सभी के लिए काम का है, ठीक है। एक्सिस बैंक ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, जो भी घर में महिलाएं हैं उनको ये याद दिलाने के लिए कि अभी उनको ये जताने के लिए, ये आत्मविश्वास लाने के लिए कि आप अभी भी काम कर सकती हैं, अभी भी जॉब कर सकती हैं, ठीक है। तो ये उनको इनिशिएटिव शुरू किया गया। इसके तहत जो है वो उनको सब कुछ वापस से खड़ा करेंगे, प्लेटफॉर्म देंगे, सिखाएंगे किस काम में आप माहिर हो, क्या है, जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हुई है। तो क्या इनिशिएटिव है? हाउस वर्क इज़ वर्क। क्लियर है दोस्तों? देखिए वुमेन के लिए हर जगह चल रहा है। आप देखो कर्नाटक में 5 लाख जॉब देने का चल रहा है, हरियाणा में भी बात हो गई 5 लाख से कम, मतलब ना ये ऊपर वाले तबके, और देखिए जो कॉमन होती है ना, ये देखो पढ़े लिखे, तो उनके लिए तो एक्सिस बैंक ने शुरू कर दिया। आप समझ गए? तो अगर बाकी लोग ये सोच रही है भाई कर्नाटक की महिलाएं तो कर्नाटक में चली गई, हरियाणा की महिलाएं हरियाणा में चली गई, लेकिन बाकी किसके लिए, जैसे मध्य प्रदेश या गुजरात, इनके लिए कौन सी स्कीम है, ठीक है। तो आपने गुजरात में देख लिया, मोदी जी जब वहाँ पे विजिट करने गए तो उन्होंने साफ साफ कहा ना कि ग्राम पंचायत में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी है पुरुषों के कंपेरिजन में। अभी गए थे वो वहाँ पे, ठीक है। तो अब एक्सिस बैंक ने और बड़ा प्लेटफॉर्म खोल दिया आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज दे दी आपको, है ना, कि भाई ठीक है अब हम एम्प्लॉयबल बनाएंगे आपको वापस से। तो भाई इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, सर्च करिए एक्सिस बैंक और उसमें देखिए हाउस वर्क इज वर्क, ठीक है, इस इनिशिएटिव को। भैया टी राजा कुमार को है, इनको नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है एफएटीएफ का। बस आपको याद रखना है कि एफएटीएफ होता क्या है दोस्तों। एफएटीएफ होता है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस पेरिस में है, ठीक है। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, टी राजा कुमार जो हैं ये सिंगापुर के हेड थे, है ना, सिंगापुर में हेड थे एफएटीएफ के। एफएटीएफ की बहुत सारे जगह होंगे, तो सिंगापुर में जो इनका ऑफिस है उसके हेड थे ये। तो अब इनको जो है प्रेसिडेंट ही बना दिया पूरे एफएटीएफ का, ठीक है दोस्तों। और ऐसा पहली बार हुआ है ना। इससे पहले जो थे वो मार्कस प्लेयर थे, जर्मनी के थे, ये अभी तक थे, और इनकी जगह अब लेंगे हमारे टी राजा कुमार। समझ गए दोस्तों। और आपको मालूम है कि सिंगापुर एफएटीएफ का सदस्य बना था 1992 में, और अब पहली बार है कि सिंगापुर से कोई है जो लीड करने वाला है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस पे, एमसीक्यू पे। तो आप तैयार हैं दोस्तों? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे तैयार किया है, बीपीएससी बिहार सबके लिए। तो देखिए जो मुझे एक डे में इंपॉर्टेंट मिलता है, आप खुद देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निम्नलिखित पंक्ति दी गई है, मतलब किस अनुच्छेद में ये पंक्तियां लिखी हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। पंक्ति क्या है मैं पढ़ देता हूँ। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा जो माता पिता या अभिभावक है ना, प्रत्येक का एक कर्तव्य है जो माता पिता या अभिभावक है कि वह अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे या जैसा भी मामला हो 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच देखभाल करे। मतलब शिक्षा देने की माता पिता को बात कही जा रही है। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है? 21 ए, 51 ए, 45, 46। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, ठीक है। याद रखेंगे 51 ए। ये आपको मालूम है हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, सभी को पता होगा मौलिक कर्तव्य हमारे 51 ए में दिए हुए। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा जो माता पिता या अभिभावक है अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पारित जीएनसीटीडी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संशोधन अधिनियम। अब अधिनियम है तो आपको मालूम हो गया होगा कि एक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये एक नियम, एक कानून है। तो जीएनसीटीडी संशोधन अमेंडमेंट एक्ट यानी एक कानून है, उसके संदर्भ में आपको कुछ वाक्य दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से वाक्य निम्नलिखित में सही है। 1, 1, 2, 1, 3 ये सभी के सभी सही हैं। तो ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं 1, 2, 3, 4 पहले क्या क्या है। इनने कहा है कि ये जो कानून है दिल्ली सरकार के लिए उपराज्यपाल की राय, जो दिल्ली सरकार है जैसे केजरीवाल साहब की, तो उसमें अब मालूम है आपको केंद्र शासित भी तो है वो साथ में, तो उसमें उपराज्यपाल भी तो होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में भी बैठे हुए हैं, सभी को पता ही है। तो दिल्ली सरकार के लिए उपराज्यपाल की राय प्राप्त करना आवश्यक बनाता है। क्या ये ऐसा कानून है? दूसरा, अधिनियम में उल्लेख किया गया है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार शब्द का अर्थ कैबिनेट होगा। तीसरा, प्रश्नगत अधिनियम दिल्ली के ये जो प्रश्नगत मतलब इस अधिनियम में दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार, देख रहे हो आप, दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार घोषित करके सारी शक्तियां प्रदान कर देना। मतलब उपराज्यपाल को अगर हम दिल्ली सरकार घोषित कर दें तो उसको सारी शक्तियां भी मिल जाएंगी दिल्ली की, आपको पता ही है, ठीक है। और चौथा है, अधिनियम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के रास्ते पर है। मतलब क्या ये पूरा राज्य बनाने के उसमें है ये अधिनियम आपका, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है। तो याद रखिए दोस्तों, केवल 1 और 3 सही है। मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली, इस कानून के तहत दिल्ली सरकार के लिए उपराज्यपाल की राय प्राप्त करना बहुत जरूरी हो गया है। और दूसरा, दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार घोषित करके उनको सारी शक्तियां दी जा सकती हैं। तो 1 और 3 यानी कि सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। क्या आप समझ गए मेरी बात?
ठीक है, वो देखिए सी आंसर है ऊपर। ठीक है, तीसरा प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, कवच के बारे में आपको बताना है कि कवच आखिर है क्या। ठीक है, तो क्या ये एक ऐसी तकनीक है, पहला दो ऑप्शन है यहाँ पर, उनमें से आपको चुनना है केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो बताइए कि यह पहला है, यह एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एक ट्रेन को स्वचालित रूप से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब यह एक निर्धारित दूरी के भीतर एक ही लाइन पर किसी अन्य ट्रेन को नोटिस करता है। इसका मतलब ये है कि एक ट्रेन आ रही है ना, ये ट्रेन जो है रिकॉग्नाइज कर लेगी दूसरी ट्रेन को अगर वो एक ही पटरी पे है, मतलब एक डिस्टेंस होगा जहाँ पे इनके जो अंदर के क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी है वो भांप लेंगे कि सामने एक ट्रेन आ रही है, तो ये ब्रेक लगा देंगे। अब अगर इसमें भी वही टेक्नोलॉजी लगी है, उसमें भी वही टेक्नोलॉजी, तो ये भिड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि एक दूरी पर पहले ही, मतलब कुछ किलोमीटर की दूरी इसमें भांपी गई होगी, अगर वो एक ही ट्रैक पे चल रही है तो इनको आपस में से रोक दिया जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ट की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए हैं, बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल सही है। अब दूसरा ऑप्शन लिखा है, यह लोकोमोटिव में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और लेजर फ्रीक्वेंसी पहचान उपकरणों का एक सेट है। गलत है दोस्तों, इसमें ज़रा सी बात गलत है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का सेट तो है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी तो उसमें है, डिवाइसेज हैं उसमें, लेकिन वो लेज़र फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं करती है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। इसमें सिर्फ लेज़र गलत है, रेडियो होता तो ये बिल्कुल सही था। तो इसका सही ऑप्शन अभी फिलहाल एक है, यानी केवल एक सही है। समझ गए दोस्तों, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और साथ में रेडियो फ्रिक्वेंसी, ना कि लेजर फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। चलिए बहुत अच्छे, आप समझ गए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी। अब ट्रेनें कम से कम भिड़ेंगी नहीं, उनमें इनबिल्ट रहेंगे। क्या करेगी, दूसरे ट्रेन का रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ेगी, ये दूसरे ट्रेन समझ गए ना, आपस में एक दूसरे की रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ेंगी, जब एक ही ट्रैक पे होंगे तो रुक जाएंगी, तो भिड़ेगी भी नहीं ट्रेन। ये चीज़ पहले लानी चाहिए थी। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देश ई पोर्टल से संबंधित है। ठीक है, अरे आसान भाषा में, ई पोर्टल संबंधित इनमें से कौन सा है, रक्षा, शिक्षा, स्किलिंग, स्वास्थ्य। ठीक है, ध्यान सुनना, क्षेत्र देश स्टैक ई पोर्टल, क्षेत्र देश स्टैक ई पोर्टल, तो सही आंसर इसका स्किलिंग है ना, स्किलिंग से, स्किल डेवलपमेंट से है ये पोर्टल जुड़ा हुआ। ठीक है, इसका याद रखेंगे, क्षेत्र देश स्टैक ई पोर्टल। ठीक है, तो याद रखेंगे स्किलिंग, अप स्किलिंग, रीस्किलिंग। चलो भाई, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा UPI 123 पे, सबसे इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर मैंने अभी कवर भी किया था 10 मार्च को जब मैंने पढ़ाया था, किसने UPI 123 पे किया है, और साथ में डिजी साथी, दो चीजें भैया, UPI 123 पे और डिजी साथी नामक पहल किया है, किसने किया है, किस संगठन ने किया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने, वित्त मंत्रालय ने, या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए आपको मालूम है, ट्राई ने एक आंकड़ा दिया था 2021 में। ठीक है, ट्राई ने एक आंकड़ा दिया था, मैं आपको उस आंकड़े के बारे में पहले समझा देता हूँ। ये देखो, आपको दिख रहा है, ट्राई ने अक्टूबर 2021 में एक आंकड़ा दिया था। उन्होंने ये बताया कि पूरे देश में 118 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स है, टोटल 118, उनमें से अगर 74 करोड़ स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो बचे कितने, तो करीब करीब 40 करोड़ के आसपास बचते हैं जिनके पास वो बटन वाला मोबाइल है, जिसे फीचर फोन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनका ये कहना है RBI का कि ठीक है, मतलब 74 करोड़ लोग तो स्मार्टफोन यूज करते हैं, मतलब वो फोन पे, गूगल पे ये सब कर ले रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास बटन वाला है वो अभी भी डिजिटल पेमेंट से वंचित हैं। तो उनको डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए ही 123 पे जो है जो लाया गया। इसके लिए करना क्या होता है, बस अपने मोबाइल को अकाउंट से, खाते से आपको लिंक करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, एक बार लिंक हो गया तो बस फिर आप 123 पे कुछ फ़ोन भी करना पड़ता है, वो होता है। ठीक है, और इसके साथ ही कोई समस्या आ जाए तो डिजी साथी नाम की हेल्पलाइन भी शुरू करिए, जो 24/7 चलती है दोस्तों। कोई भी ग्रीवेंसेस, शिकायत हो, आप इस पर कर सकते हो, किसी भी तरह की आपको लूट मार जो भी हुई हो, आप इस पर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो 2 लॉन्च किए गए थे, तो याद रखेंगे इस बात का। और ये जो फीचर फ़ोन वाला ये जो पेमेंट है ना, हाँ, ये क्या करेंगे, स्कैन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें बिना इंटरनेट के ये कर पाएंगे भैया, सिर्फ फ़ोन करना है इनको एक नंबर पर, और अपना जो है ये इनका मनी ट्रांसफर हो जाएगा, बिल भर जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी, बस स्कैन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फीचर फ़ोन में, बटन वाले में स्कैनर थोड़ी ना होता है। तो स्कैनर नहीं है तो इंटरनेट की जरूरत भी नहीं, मतलब बिना इंटरनेट के भी मनी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब उनको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 40 करोड़ ऐसे फीचर फ़ोन यूजर्स हैं अपने। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, अब आप देख ही रहे हैं RBI बढ़ चढ़ के बहुत सारा काम कर भी रहा है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न है हमारे पास, नारी शक्ति पुरस्कार, जो आपको पता है, मैंने अभी 10 मार्च में कवर भी किया था, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको मालूम है ना, नारी शक्ति पुरस्कार, ठीक है, देखिए ये महिला, और मैं बता देता हूँ आपको, देखो नारी शक्ति पुरस्कार जो है, प्रश्न इसके बाद लेंगे अपन, है ना, मेरा आप समझिए। नारी शक्ति पुरस्कार दोस्तों 1999 में हमने शुरू किया, हमने भारत में। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में दिया जाता है इसको। ठीक है, और ये टोटल इस बार जो है 29 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, 6 संस्थागत और 2 व्यक्तिगत रूप से ये अवार्ड देते हैं। 2 लाख रुपए इसमें राशि मिलती है और सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, इसमें ही आपने देखा होगा, जीवाजी बाई पुरस्कार मिलता है, कन्नगी पुरस्कार मिलता है, लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिलता है, समझ गए, रम्मा देवी पुरस्कार मिलता है। तो ऐसे करते हुए 6 संस्थागत पुरस्कार बनते हैं इसमें। ठीक है, जीवाजी और इस तरह से।
ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी सारे पुरस्कार इसमें बढ़ते हैं, 6 के आसपास पुरस्कार मिलते हैं महिलाओं के ऊपर। आपने सुना होगा किसी को लक्ष्मी पुरस्कार मिल गया, तो वो सब के सब नारी शक्ति पुरस्कार है। कब बढ़ता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि 8 मार्च को ये बांटा जाता है, हर बार सालाना ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो आपको सब कुछ पता है, आप देखते हैं। और कौन बांटता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है, महिला सशक्तिकरण के उसमें। तो पहला ऑप्शन है कि ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को द्विवार्षिक तौर पर दिया जाता है। द्विवार्षिक तो लिखा है इसमें, है ना, 2 वर्ष में दिया जाता है। या फिर इसके तहत 2 लाख रुपए के नकद पुरस्कार राशि और इसके साथ प्राप्त करता व्यक्ति अथवा संस्थान को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। इसका सही आंसर है केवल 1 या 2, याद रखिए बी मतलब केवल 2। क्यों? क्योंकि इसमें द्विवार्षिक लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, द्विवार्षिक मतलब समझ रहे हैं ना आप, 2 साल बना दे, नहीं हर साल में मिलता है, बस इसलिए गलत हो गया ये, बाकी बिल्कुल हर चीज़ सही लिखी थी। ठीक है, तो इस बार जो है 29 महिलाओं को मिला है। और मैं आपको बता दूं कि पहले से स्त्री शक्ति पुरस्कार कहते थे 2015 तक, है ना, लेकिन 2015 में इसका नाम बदल दिया और नारी शक्ति पुरस्कार कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और हमारा लास्ट प्रश्न है आज का, इसके बाद वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में शुरू किए गए समर्थ अभियान को बताना है आपको, समर्थ अभियान क्या है। ठीक है, आंसर मत देखो समर्थ अभियान क्या, ये बताना है आपको कि इसका उद्देश्य क्या है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, विकलांगों के लिए आजीविका की व्यवस्था करना, शहरी गरीबों के लिए निम्न दर पर ऋण उपलब्ध कराना, शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था करना। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए का मतलब आप समझ रहे हैं ना, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। ये समर्थ जो है दोस्तों महिला ही है, मतलब महिलाओं को ही बढ़ाया जा रहा है। कैसे? हाल ही में सूक्ष्म एवं लघु मझोले उद्यम जो है मंत्रालय ने ये कहा है कि भैया हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं, किसको? महिलाओं को, इस अभियान के तहत उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो आपको तो भैया आत्मनिर्भर बनाया ही जा रहा है। ठीक है, और ये भी है कि जो एमएसएमई मंत्रालय है, अब इन्हें ये कह दिया कि जितने भी अब कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम होंगे, इसमें 20% सीट, ये जो प्रोग्राम होंगे उसमें 20% सीट जो है वो आरक्षित कर दी जाएगी। किसके लिए ये कर दी जाएगी दोस्तों? जो महिलाएं हैं जो इच्छुक हैं बैठने के लिए और जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, तो उनके लिए 20% सीट जो है वो बुक कर दी जाएगी। समझ गए दोस्तों? तो मेरे ख्याल से पीडीएफ पूरी समाप्त होगी। पीडीएफ में आपको किसमें बोला था मैंने? टेलीग्राम पर, है ना, भेज दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। देख रहे हैं आप महिलाओं के लिए बेधड़क चल रहा है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें एडिटोरियल भी मैं हल्का सा डिस्कस करूंगा। जो इंपॉर्टेंट होगा वही बात, यूपीएससी क्वेश्चंस भी लिए, बैंकिंग भी यही ली और कुछ फैक्ट्स भी बताए, और डेली करंट अफेयर का वीडियो तो ये था ही। तो एक वीडियो में मैं आपको हर चीज़ दे देना चाहता हूँ, कोशिश यही करता हूँ। ठीक है, पूरे दिन इसको प्रिपेयर करके मैं आपके लिए निचोड़ लेकर के आता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सुना आपने मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी ये वीडियो लगा हो आपको, इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, है ना, दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपने आप को स्वस्थ रखिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।